वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के अंदर डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड क्लासेस के लिए। आपके पास यहाँ से क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होता है। अब हम डिटरमिनेंट डिस्कस करने से पहले मैट्रिक्स पे जाएंगे, क्योंकि बिना मैट्रिक्स की चर्चा के हम डिटरमिनेंट्स के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, क्लियर है, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, और उस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट्स आया है। जब मैट्रिक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सके तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या आया है? डिटरमिनेंट, पहली बात। अब डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का होगा? डिटरमिनेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, ये चीज क्लियर है। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं होगा। दूसरी बात, अब जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 into 4 ऑर्डर की है या 2 into 3 ऑर्डर की है, इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं होगा। डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ केवल मैट्रिक्स का होगा, लेकिन उसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या होगा? रो इज इक्वल्स टू कॉलम, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन लेते हैं अब हम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन और ए नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करेंगे एक एक्सप्रेशन में और एक नंबर में, यानी कि उसका सॉल्यूशन एक सिंगल टर्म होगा। क्या होगा? एक सिंगल टर्म, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। वो डिटरमिनेंट आपका कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं लेट ए आई जे बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ए आई जे कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, देन द डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाई, तब हम इसका जो डिटरमिनेंट है वो डिनोट करेंगे, उसको आप DET डॉट ए लिख सकते हैं। आप उसको मॉडुलस के रूप में, जो साइन है इसको हमने मॉडुलस भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ मॉडुलस नहीं है ये, ठीक है। और डेल के रूप में भी हम इसको डिनोट करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अब हम फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट का साइन है। अगर हम मैट्रिक्स को इस साइन के बीच में लिखेंगे तो उसको क्या रीड किया जाएगा? डिटरमिनेंट हम रीड करेंगे। अब यहां से कोई डिटरमिनेंट आप बनाते हो, सेम ऑर्डर है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तो रो और कॉलम क्या है? इक्वल है, तो यहां से आप लिख सकते हो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस साइन। तो यहां से रो और कॉलम दोनों इक्वल है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1 है। तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है फर्स्ट एलिमेंट डिनोट करता है रो को और सेकंड एलिमेंट डिनोट करता है कॉलम को। तो यहां से आ जाएगा A21, A22, A23 एंड A2n एंड सो ऑन। लास्ट आ जाएगा अपने पास AN1, AN2, AN3 एंड सो ऑन ANn। तो यहां पर आपके पास ऑर्डर क्या हो गया इसका? n/n। ये इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर हो गया, रो कॉलम इक्वल होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस साइन के अंदर ही आपको रिप्रेजेंट करना है, तभी वो डिटरमिनेंट कहलाएगा। तो आपने इसमें दो चीजें सीखी है कि डिटरमिनेंट किसका होता है, एक मैट्रिक्स का। क्यों होता है? क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती, इसलिए डिटरमिनेंट आया। दूसरी बात, किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट? हम उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करेंगे जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी कि रो और कॉलम क्या होगा? सेम होगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट होगा, हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं होगा। जैसे ऑर्डर 2 3 है, 1 4 है, उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं हम। आगे हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, लेट हम डिटरमिनेंट लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 2, जिसका ऑर्डर क्या है? 1/1। तो डिटरमिनेंट को किस में एसोसिएट करते हैं? एक एक्सप्रेशन में या एक नंबर में। तो 2 का डिटरमिनेंट भी क्या आ जाएगा? 2। यहां आप ध्यान रखना, अनदर एग्जांपल लेते हैं एंड -2 का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? यहां क्या आएगा? -2, नॉट 2, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, मॉडुलस नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का। अगर आपके पास डिटरमिनेंट में 1/1 फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट हम ले रहे हैं,
तो 2 है तो भी वैल्यू 2 रहेगी और -2 है तो भी वैल्यू 2 रहेगी अपने पास। ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट था। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लेते हैं। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे टू वेरिएबल्स में, x और y में। लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू, आप 0 ले लीजिए, और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, यहां से आप x बाई y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x बाई y इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये उधर जाएगा अपने पास, देखिए a1x इज इक्वल टू माइनस b1y, तो यहां से x बाई y आ जाएगा माइनस b1 बाई a1, तो x बाई y आ गया माइनस b1 बाई a1, और यहां से क्या आ जाएगा x बाई y इज इक्वल्स टू माइनस b2 बाई a2। ये भी x बाई y और ये भी x बाई y, तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का b1 बाई a1 और माइनस b2 बाई a2। तो यहां देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, a2 b1 इज इक्वल्स टू a1 b2। अब इसको उधर ले जाइए तो ये लिखा जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसकी वैल्यू है। तो ध्यान रखिए टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होगी उनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा अपने पास इस प्रकार से बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से x और y के जो कोफिशिएंट है वो अपने पास फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड रो में लिखे जाएंगे, a1 b1 और a2 b2। अब यहां से देखेंगे ये सॉल्यूशन आया था इन दोनों इक्वेशन का। अब सेकंड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट सोल्व किया जाएगा वो इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ऊपर से नीचे a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1 जो यहां था वही वैल्यू आपकी यहां आ रही है। तो सेकंड ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट आप सोल्व करेंगे तो इस साइन में लिखने के बाद फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से ऊपर जब करेंगे वो माइनस के बाद आपको लिखना है। ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है। जो टू वेरिएबल की इक्वेशन को जब सोल्व किया जाता है तब ये वैल्यू अपने पास आती है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर आप ये लिखते थे a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। यहां भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a1 b2 इज इक्वल्स टू a2 b1। तो यहां से नॉट इक्वल होता था ये, तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ये भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन में होता था 10th क्लास के अंदर। तो ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है किसी भी मैट्रिक्स का, अगर i और j सेम है, 1 1 है, तो एक सिंगल एलिमेंट 2 है तो वैल्यू 2 रहेगी, -2 है तो -2 ही रहेगी, मॉड्यूलस नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा सेकंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है, कोई भी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन आप लेते हैं और उन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन से आपने पहली इक्वेशन को x बाई y में लिखा, दूसरी इक्वेशन को x बाई y में लिखा, तो जब हम इनको इक्वल करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 ही आएगा अपने पास। तो यहां से देखिए हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, पहली इक्वेशन पहली रो में, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो में x और y की कोफिशिएंट लिख के और फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। उसके बाद हम लेते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। नंबर 3 आता है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के अंदर अपने पास तीन इक्वेशंस होंगी तीन वेरिएबल्स में। लेट a1x b1y c1z इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, a3x b3y और c3z इक्वल्स टू 0। यहाँ आप d1 d2 और d3 भी ले सकते हैं। थ्री वेरिएबल्स में तीन इक्वेशन आपने ली। तो जैसे हमने सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में x y के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बनाया था,
यहां हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a1 b1 c1, और ये बनेगा a2 b2 c2, और यह जाएगा a3 b3 c3। अब डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो या कॉलम से। डिटर्मिनेंट आप r1 r2 r3 या c1 c2 c3 से एक्सपेंड कर सकते हो। आपको ये भी पता होगा कि इन एलिमेंट्स के जो साइन है वो अपने पास क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहां पर आपके पास -1 की पावर i प्लस j की फॉर्म काम करती है। तो ये एलिमेंट अपना a11 है, तो 1 + 1 2, तो ये प्लस हो गया। यहाँ -1 की पावर i प्लस j करोगे तो ये एलिमेंट होता है a12, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, तो 3 होने की वजह से माइनस हो गया। ये आपका है a13, तो -1 की पावर i प्लस j, तो यहां से वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसी प्रकार से इनके साइन बने हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग along R1 we get, R1 से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो R1 के जो एलिमेंट है A1 B1 और C1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपने लिया A1। डिटरमिनेंट जब आप एक्सपेंड करें तो जो एलिमेंट आपने लिया है उस एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग रो और कोरस्पोंडिंग कॉलम को डिलीट कर देना है। A1 की कोरस्पोंडिंग कॉलम रो ये है और कॉलम ये है, ये डिलीट होने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा B2 C2 और B3 C3, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, R1 से कर रहे हैं तो तीनों एलिमेंट्स का सॉल्यूशन लिखना है। अब इसका साइन क्या बताया था, -B1, तो इसके कोरस्पोंडिंग रो ये और ये डिलीट हो जाएंगे, तो यहां बच जाएगा A2 C2 और A3 C3। उसके बाद हम अगला एलिमेंट लेंगे C1 जिसका साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से ये और ये डिलीट हो गया, तो बच गया अपने पास A2 B2 और A3 B3। अब 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमने इससे लास्ट में क्वेश्चन में सोल्व किया ही था। आप यहां लिख सकते हैं A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1, यह आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2। तो आप थर्ड ऑर्डर का जो भी डिटरमिनेंट होगा उसको आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगर आपने पहली रो ली है एक्सपेंड करने के लिए, तो पहली रो के एलिमेंट और उसके कोरस्पोंडिंग ये जो कहलाएंगे ये आपका होगा माइनर। ये क्या कहलाएगा आपका, माइनर ऑफ A11, जो पहला एलिमेंट है ये A11 को डिनोट करता है। तो यहां पर ध्यान रखना ये माइनर ऑफ A11 होगा, ये कहलाएगा माइनर ऑफ A12 और ये कहलाएगा माइनर ऑफ A13। तो जो भी डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया जाता है और एक्सपेंड करने के बाद उस एलिमेंट के साथ जो होता है वो उसी का माइनर होता है, ये ध्यान रखना। ये माइनर है अपने पास A11 का, ये माइनर है A12 का और ये माइनर है A13 का। जब हम माइनर फाइंड आउट करेंगे तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। अगर आप यहां पर इस रो सेकंड रो से एलिमिनेट करते तो इसके साइन ध्यान रखना माइनस प्लस और माइनस, तो सेकंड रो से जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ये आएगा -A2, इसके साथ इसका सॉल्यूशन, ये रो और ये कॉलम डिलीट और ये एलिमेंट अपने पास आ जाएंगे B1 C1 और B3 C3। उसके बाद अगला है प्लस का, प्लस B2, तो B2 के सामने की रो कॉलम डिलीट हो जाएगी, ये और ये A1 C1 और A3 C3, और थर्ड है माइनस का C2, तो इसके सामने की रो कॉलम डिलीट A1 B1 और A3 B3, ठीक है। तो ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी जिसको आपने R2 से एक्सपेंड किया है। तो इसी प्रकार से हम डिटरमिनेंट को 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 से, R2 से और R3 से, या C1 C2 C3 से, चाहे किसी भी रो या कॉलम से आप उसको एक्सपेंड करें।
वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सेम, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने R1 से एक्सपेंड किया है तो अलग वैल्यू आ जाएगी, R2 से एक्सपेंड किया है तो अलग वैल्यू आ जाएगी, सॉल्यूशन उसका सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट करना है। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बाद अपने पास एक मेथड आता है सरस डायग्राम। डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर को सोल्व करने के लिए जैसे आपने लिखा था A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ठीक है, ये आपके पास है। सरस डायग्राम के द्वारा हमें डिटर्मिनेंट को एक सॉल्यूशन के रूप में लिखना है। ठीक है, अब यहां देखिए, जब भी सरस डायग्राम से आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। अपने पास इसकी दो कॉलम एक्सटेंड करनी है, दो कॉलम, जैसे ये हो गया A1 और A2 और A3, B1 B2 और B3। हमने क्या कर दिया, दो कॉलम को एक्सटेंड कर दिया। ध्यान रखना, सरस डायग्राम में जब भी आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट आपका बना है उसके पहले जो दो कॉलम हैं उनको हमने आगे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रोडक्ट करेंगे ऐसे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आ जाएगा A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 और B3। ये आपके पास प्रोडक्ट हो गई इनकी। ठीक है, अब आप नीचे से ऊपर चलेंगे ऐसे, नीचे से ऊपर माइनस के बाद लिखेंगे तो A3 B2 C1, A3 B2 C1 माइनस में B3 C2 A1, B3 C2 A1 और यहां तीसरा आ जाएगा C3 A2 B1, C3 A2 और B1। तो डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर सकते हैं सरस डायग्राम के द्वारा भी। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट को रो कॉलम से भी एक्सपेंड किया और ये आपके पास क्या हो गया, सरस डायग्राम के द्वारा भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, सरस डायग्राम के अंदर इन सब की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ये बनेगी आपकी A1 A2 A3, B1 B2 और B3, C1 C2 C3। प्रोडक्ट की बात करेंगे, इन सब की प्रोडक्ट जो बनती है वही प्रोडक्ट इनकी बनेगी। माइनस में A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, वैल्यू की नहीं। कभी आप सोच रहे हो कि प्रोडक्ट सेम है, जीरो हो गया, यहां से इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वही प्रोडक्ट आपकी इनकी आएगी, सेम होती है प्रोडक्ट। यहां से जो प्रोडक्ट इस पार्ट की है वही प्रोडक्ट इस पार्ट की आपके पास आती है। सरस डायग्राम में हमेशा ये चीज क्लियर होती है, क्योंकि अगर इसमें हमें किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट दे दिए जाए तो उसके बाद सॉल्यूशन लिखने में इसका यूज होता है, अदरवाइज इसका यूज नहीं होता। तो हम डिटर्मिनेंट को फर्स्ट ऑर्डर में भी सोल्व करेंगे, सेकंड में भी, थर्ड में सोल्व करने के दो मेथड, आप किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं या हम सरस डायग्राम के द्वारा भी डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। अब हम सोल्व करेंगे माइनर। लेट A is equal to Aij be any square matrix of order n। एक Aij कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर की,
तो इसके जब माइनर आप लिखोगे तो पहली बात तो ये है कि जितने एलिमेंट हैं उतने ही माइनर होते हैं अपने पास। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर 2x2 ऑर्डर की है तो 4 एलिमेंट है तो 4 ही माइनर होंगे, अगर उसमें 9 एलिमेंट है तो 9 ही उसके माइनर होंगे। हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। तो यहां से लिखेंगे माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ डिलीटिंग रो और कॉलम, माइनर ऑफ डिलीटिंग रो और कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, अपने पास क्या होगा, माइनर क्या होता है, हमें उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, माइनर ऑफ डिलीटिंग रो और कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड द माइनर, ऑफ दैट एलिमेंट, और माइनर को डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई MIJ। इसका मतलब है ith रो और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम। अब मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट है, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, ये अपने पास है एक मैट्रिक्स लेते हैं पहले, ए मैट्रिक्स है अपने पास A1 B1 या A11 A12 B1 B21 और B22। तो जब आप माइनर लिखोगे, माइनर ऑफ A11, जो एलिमेंट है देखो यहाँ IJ का मतलब I और J, ith रो jth कॉलम, तो ith रो 1 jth कॉलम 1, तो यहां से हो जाएगा माइनर ऑफ A11 इज इक्वल्स टू हो गया M11। तो जो एलिमेंट रो कॉलम को डिनोट करेगा वही एलिमेंट M रो कॉलम को डिनोट करेगा। तो हमें इस एलिमेंट का माइनर लिखना है। तो डेफिनेशन में बताया है माइनर ऑफ डिलीटिंग रो कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि माइनर जो होता है वो उस रो कॉलम को डिलीट करता है जो एलिमेंट आपने लिया है। अब एलिमेंट आपने A11 लिया है तो इसके सामने की रो कॉलम डिलीट हो गया और आपके पास क्या बच गया B22, तो माइनर क्या आ गया B22। ऐसे ही माइनर ऑफ A12 है तो उसको M12 से माइनर को लिखेंगे, कैपिटल M12 से। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट आपने लिया है उसके सामने रो कॉलम को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद जो बच गया वो माइनर B21 आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही माइनर ऑफ B21, तो यहां माइनर आ जाएगा M21। तो इसके सामने की रो कॉलम डिलीट करो तो ये आ जाएगा A12। ऐसे ही माइनर ऑफ B22, तो इसका माइनर हो जाएगा M22, तो उसके सामने की रो कॉलम डिलीट करेंगे तो A11। ठीक है, तो माइनर का मतलब क्या होता है, डिलीटिंग रो और कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि जिस भी एलिमेंट का माइनर लिखोगे उस एलिमेंट के सामने की रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू अपने पास आएगी वही अपने पास क्या होगा, उस एलिमेंट का माइनर होगा। तो माइनर हम इसी प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होगा उसके माइनस हम लिखेंगे, और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जब हम लेंगे तो वहां देखिए अपने पास ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि माइनर अब हम लिखेंगे AIJ B एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहां से आ जाएगा ए मैट्रिक्स हम मानते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। हमने थर्ड ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। अब यहाँ पर जितने एलिमेंट है उतने माइनर, तो यहां से आप लिखोगे M11 माइनर ऑफ A11। जिस एलिमेंट का माइनर लिया है उसके सामने रो कॉलम को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इनको डिलीट करने के बाद जो बच गया अपने पास वही माइनर है, A22 A23 A32 और A33। इसका जो सॉल्यूशन आएगा A22
A33 ऐसे, और नीचे से ऊपर माइनस के बाद A32 और A23। तो ये माइनर हो गया किसका? A11 का, माइनर ऑफ A11। ठीक है, ऐसे ही आप माइनर ऑफ A12, A13, A21, A22, A23 सबका माइनर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था माइनर। अब हम आगे चलते हैं कोफैक्टर्स के लिए, बाकी आप लिख लेना इसमें। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है? माइनर का एक पार्ट है। लेट Cij denote the cofactor of the element of that element. Let Cij denote the cofactor of that element. For example, Aij of that element Aij, यानी कि Aij का जो कोफैक्टर है वो क्या हो जाएगा? Cij। आप इसको कैपिटल Cij से लिख सकते हैं, Aij से लिख सकते हैं, या आप अपने अनुसार देख लें। आपकी मैट्रिक्स A है तो Aij लिख दो, B है तो Bij से, और C है तो Cij से भी आप डिनोट कर सकते हैं। अब अपने पास कोई मैट्रिक्स है और कोफैक्टर जो Cij होता है, Cij ये होता है अपने पास -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij। कोफैक्टर और माइनर में यही फर्क है, माइनर के साथ जो साइन लग जाए उस एलिमेंट का, साइन मैंने बताए थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, जब इनके साथ इनका साइन लग जाता है माइनर के साथ तो वो क्या बन जाता है? कोफैक्टर बन जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब इसका साइन नेगेटिव क्यों था? मैंने बताया था -1 की पावर I प्लस j। अब आपके पास मान लो ये एलिमेंट है 1 1 है, तो यहां से आप लिखोगे -1 की पावर 1 प्लस 1 -1 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और A12 का साइन लिखोगे तो -1 की पावर 1 प्लस 2 नेगेटिव है, -1 की पावर 3 है तो क्या आ जाएगा? -1, यानी कि नेगेटिव साइन। तो जब आपके पास कोफैक्टर लिखे जाएंगे तो माइनर के साथ उनका साइन यूज हो जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अपने पास फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A, मैट्रिक्स हमने ले ली A11, A12, A21 और A22। तो यहां से कोफैक्टर C11 इज इक्वल्स टू -1 की पावर आ जाएगा 1 प्लस 1, और इसके साथ इसका माइनर यानी कि M11, तो -1 की पावर 2 हो गया तो ये आ गया पॉजिटिव, और M11 A11 का कोफैक्टर ये डिलीट हो जाएगा तो ये आ जाएगा A22 आ जाएगा, और C12 क्या आ जाएगा? -1 की पावर 3 तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और उसके साथ उसका कोफैक्टर और सॉरी माइनर क्या आएगा? A12 का ये डिलीट A21। तो उसके बाद C21 कोफैक्टर किसका? 21 का इसका, तो ये और ये तो डिलीट, लेकिन इसका साइन क्या होता है? ये भी नेगेटिव होता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, और ये क्या होता है? प्लस। तो वही साइन इसके साथ यूज हो रहे हैं, बाकी तो माइनर ही है। तो 21 का माइनर ये और ये डिलीट A12, और C22 का माइनर हो जाएगा प्लस, और ये डिलीट A11। तो इस प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर लिख सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है, माइनर के साथ जब ये साइन लग जाए तो वो कोफैक्टर बन जाएगा, और जब ये साइन नहीं लगते हैं तो वो आपका क्या रहेगा? माइनर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके माइनर और कोफैक्टर्स थे। आगे देखिए, डिटरमिनेंट के अंदर नेक्स्ट है अपना सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, let A is equals to Aij be any square matrix, be any square matrix if determinant
of A is equals to 0, then A is सिंगुलर। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर में ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट यदि 0 है तो सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो क्या है? नॉन सिंगुलर है। अब हम एक्सरसाइज 1.4.1 सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस ए बी 1 log ऑफ बेस बी ए। इसका डिटरमिनेंट अपने को सॉल्व करना है। तो यहां से डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का है तो बताया हुआ है log ऑफ बेस ए बी इंटू log ऑफ बेस बी ए माइनस 1। अब log की प्रॉपर्टी है, log m n को आप लिख सकते हो log m बाई log log n बाई log m में लिख सकते हैं। अब यहां से आपके पास आप लिखोगे log b बाई log ऑफ a इंटू log ऑफ a बाई log ऑफ b माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार से 2/2 ऑर्डर के कोई भी डिटरमिनेंट है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास। हियर टू डिटरमिनेंट्स आर इक्वल, 2x 5 8x 6 माइनस 2 और 7 3। तो यहां एक चीज का ध्यान रखना है आपको, मैट्रिक्स में आप क्या करते थे? अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती थी तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते थे। मैट्रिक्स का सॉल्यूशन एक मैट्रिक्स होता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करना, क्योंकि डिटरमिनेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, एसोसिएट करते हैं एक नंबर के रूप में। तो यहां आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 40 इक्वल्स टू 18 माइनस 14, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 14। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 प्लस 14 72 2x स्क्वायर। तो ये इतना आ जाएगा अपने पास 36, और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो जब भी दो डिटरमिनेंट कोई इक्वल आपको दिए हुए हो तो हमें पहले उनको एक्सपेंड करके और एक सिंगल टर्म में क्रिएट करना है, और उसके बाद हम इक्वल करेंगे। मैट्रिक्स की तरह से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको इक्वल नहीं करने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट सम मैट्रिक्स आर गिवन 1 माइनस 2 3 1 2 1 x माइनस 2 3। यहां गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब हम मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे इफ A इज सिंगुलर देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। तो यहां आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स को 1 माइनस 2 3 1 2 1 x माइनस 2 3 इज इक्वल्स टू 0। अब थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करना बता रखा है,
expanding along C1 we get। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या बताया था, यहां पर करते हैं हम एक्सपेंडिंग करेंगे R1 से कर देते हैं, C1 की जगह फर्स्ट रो से। तो पहला एलिमेंट है 1, तो मैंने बताया था उसके सामने की रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, तो ये बच गया अपने पास 2/2 ऑर्डर का। तो 2 × 3 6 -2, तो ये हो जाएगा नीचे से ऊपर +2। ये तो था पहला एलिमेंट, उसका सॉल्यूशन। अब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, साइन बता रखे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के बाद -2 तो +2। अब ये डिलीट और ये डिलीट, तो 1 × 3 x × 1 यानी कि 3 - x आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट होता है प्लस का 3 +3, और इसके साथ ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, इनकी प्रोडक्ट -2 और माइनस का 2x, -2 - 2x = 0। तो यहाँ 6 + 2 आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 6 - 2x, और यहाँ से -6 और माइनस का 6x = 0। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, 6 से 6 कैंसिल, -2 - 6 -8x, इसको उधर ले जाएंगे -8, ये कैंसिल, तो x = क्या आ गया, 1 आ गया अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स दी हुई थी और वो सिंगुलर देगी, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। तो सिंगुलर केस में डिटरमिनेंट 0 होता है, आप किसी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड करके और 0 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देखिए, अपने को माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व करना है। लेट फिफ्थ करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए मैट्रिक्स है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स, हमें इसके माइनर और कोफैक्टर लिखने हैं। तो माइनर और कोफैक्टर हर एलिमेंट का लिखा जाएगा। 9 एलिमेंट है तो 9 ही माइनर होंगे, 9 ही इसके क्या होंगे, कोफैक्टर। नाउ माइनर ऑफ ए, तो माइनर जब आप लिखोगे तो यहां से माइनर को डिनोट किससे किया था, M11 से। M11, एक हमने लिखा था M12 और एक हमने लिखा था M13। ऐसे ही अपने पास था M21, M22 और M23 और M31, M32 और M33। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनर ऑफ M11। तो M11 का मतलब ये एलिमेंट है, तो ये 1 1 एलिमेंट को डिनोट करता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, तो जिस एलिमेंट का माइनर लिखोगे, डेफिनेशन में बताया था माइनर ऑफ डिलीटिंग रो और कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के सामने की रो कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 5 - 1 और 1 2। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 5 2 10 -1 माइनस से करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि 11 इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कोफैक्टर्स, माइनर ऑफ 1 2। तो 1 2 कौन है, 0, तो 0 का मतलब 0 नहीं हो जाएगा, हमें उसके सामने की रो कॉलम को डिलीट करना है। तो ये डिलीट हो जाएगा एक तो, और एक ये डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3 2 6 -0, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट आपका है 1 3। तो 1 3 कौन है, 4 है, 4 रिप्रेजेंट करता है 1 3 को, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो 3 -0, तो ये आ जाएगा 3। इस प्रकार से सभी डिटरमिनेंट बनेंगे। 2 1 कौन है, 3 है, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो 0 -4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4। M22 5 है, तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो यहां से 2 -0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी अपने पास।
2 3 कौन है, -1 है, तो ये और ये डिलीट, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपने पास। 3 1 कौन है, 0 है, तो इसके सामने का कॉलम और रो डिलीट कर देंगे, तो यहां से 0 माइनस 20 तो माइनस 20 आ जाएगा। 3 2 है 1, तो 1 के सामने कॉलम और रो डिलीट, तो ये आएगा -1 और -12 -30। 3 3 है 2, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, 5 माइनस 0, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स के माइनर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जिस एलिमेंट का ये i और j होता है, उसी एलिमेंट का माइनर आपको लिखना होता है। 1 1 है, तो ये 1 1 है, इस एलिमेंट को क्या कहते हैं, a11। ये एलिमेंट होता है a12, ये होता है a13। तो ये डिनोट करते हैं कि किस एलिमेंट का माइनर आप लिखने जा रहे हो। तो जिस एलिमेंट का माइनर लिखोगे, उसी के सामने की रो कॉलम को डिलीट करके फिर आपको माइनर लिखना है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैंने कोफैक्टर में बताया था, एक तो हम उस जैसे मैट्रिक्स आपकी ए है, तो आप ए आई जे भी लिख सकते हो, a11 a12 a13, या c11 c12 c13 भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप अगर कोफैक्टर ए से लिखोगे a11 या सी से लिखोगे c11, तो बात एक ही है। तो मैंने बताया था इनके साइन लग जाते हैं इनके साथ, -1 की पावर, ये माइनस का साइन होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, सॉरी ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहां आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो जब भी आप कोफैक्टर लिखें तो ये प्लस का है, तो यहाँ प्लस रहेगा, यानी कि -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11। तो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 2, तो पॉजिटिव साइन हो गया। तो प्लस और m11 कितना था आपका, 11, तो यह आ जाएगा 11 आ जाएगा। a12 -1 की पावर i + j, और यह आ जाएगा m12। ठीक है, तो यहां से आपके पास -1 की पावर 3 है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये माइनस है, तो माइनस का 1 2 कितना था, 6, तो ये हो जाएगा -6। a13 -1 की पावर 1 + 3 4, तो ये पॉजिटिव साइन आ गया, और इसके साथ आ जाएगा m13 जो 3 है, तो ये आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही आप 2 1 का 2 2 2 3 3 3 3 2 और 3 1 का माइनर के साथ कोफैक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हमें एक मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर दोनों रिप्रेजेंट करने होते हैं। इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का, और 7 के पार्ट आपके पास 6 है। इवेलुएट करना है, यानी कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा अपॉन माइनस sin बीटा cos बीटा 0 sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 फर्स्ट रो से एक्सपेंड आप कर रहे हो, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है जो लिखा जाएगा cos अल्फा cos बीटा। इसके साथ इसके सामने की रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, चाहे तो सीधा सॉल्यूशन लिख दो या डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो। तो यहां जाएगा अपने पास इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ cos बीटा cos अल्फा, cos बीटा cos अल्फा माइनस में 0। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट, इसका साइन प्लस का होता है, इसका माइनस, cos अल्फा sin बीटा। अब इसके साथ
ये डिलीट और ये डिलीट हो जाएगा, तो इसकी प्रोडक्ट माइनस साइन बीटा कोस अल्फा, और इसकी करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्लस, लेकिन थर्ड एलिमेंट माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। अब इसके साथ ये और ये डिलीट हो जाएगा, इसकी प्रोडक्ट माइनस साइन अल्फा साइन बीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी माइनस के बाद साइन अल्फा कोस बीटा इंटू कोस बीटा, तो साइन अल्फा और आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ प्रोडक्ट जब आप करोगे कोस अल्फा को कोस अल्फा से, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस बीटा को कोस बीटा से कोस स्क्वायर बीटा, और यहाँ आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस कोस अल्फा को कोस अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा को साइन बीटा से साइन स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों में देखिए, आप साइन अल्फा माइनस का कॉमन ले सकते हो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एक माइनस साइन अल्फा बाहर था और माइनस साइन अल्फा कॉमन आ गया, तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अंदर क्या रहेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर आप देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा और इसमें आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये किसके इक्विवेलेंट है 1 के। अब इन दोनों में से आपके पास ये वैल्यू क्या है 1 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो क्या होता है 1 होता है अपने पास। तो इस प्रकार से आप किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, लेट डिटरमिनेंट है दिस एक्स साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कोस थीटा 1 और एक्स। प्रूव करना है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू थीटा में नहीं होनी चाहिए। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब यहां जब आप इसको सोल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन में थीटा नहीं आना चाहिए। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोन R1 वी गेट, तो यहां से आ जाएगा x इंटू एक्स के सामने की रो कॉलम डिलीट, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का होता है माइनस साइन थीटा, अब ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। नेक्स्ट आपका है प्लस कोस थीटा, तो इसके साथ क्या आएगा ये और ये डिलीट हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और नीचे से ऊपर की प्रोडक्ट माइनस के बाद तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अपने पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से आएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है एक्स कॉमन, तो यहां रह गया साइन स्क्वायर थीटा और उसमें रह गया कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये किसके इक्विवेलेंट है 1 के, तो एक्स रह गया तो एक्स एक्स कट गया, तो माइनस एक्स क्यूब, तो यहां से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू किसमें इंडिपेंडेंट आ गई थीटा में। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका 8 क्वेश्चन था जो आपको सोल्व करके देखना है। आगे है अपने पास,
आगे वेनिस का मतलब 9th क्वेश्चन में दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज वेनिस, वेनिस का मतलब डिटरमिनेंट 0, दैट इज मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये आप खुद कर देंगे। डिटरमिनेंट ए को 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। और इसका जो 10th क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, आप खुद सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है डिटरमिनेंट के अंदर। बाकी जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक रहेगा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, और उनके हम विदाउट एक्सप्लेनिंग उनके सॉल्यूशन हम करेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।